इतने सारे फोटोग्राफ ट्विटर पे देखने को मिल रहे हैं जिसमें देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथपुरी के दिल्ली के एक मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर में लकड़ी का एक बैरिकेड आगे डला हुआ, उसके वो पीछे खड़ी हैं। पुजारी लोग मंदिर के अंदर हैं। एक और फोटो डला हुआ उसी दिन का जिसमें देश के रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी जी वो उसके अंदर खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों? इसी तरह की सूचनाएं पहले भी मिली थी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी या पुष्कर के मंदिर गए तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर में जाने पर अगर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अपमान होता है तो फिर अपमान कराने के लिए वो क्यों जाते हैं? आम व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है तो भी उसी तरह का अपमान, और राष्ट्रपति बन जाए तो भी उसी तरह का अपमान। हम देख रहे हैं कि उत्पीड़न की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम मजदूर के साथ, आम किसान के साथ तो अन्याय होता ही है, शोषण होता ही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के, बलात्कार करके हत्या होती है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है। आज भी चाहे मूंछ रखने पर हत्या हो, चाहे गड़ा छूने पर हत्या हो, चाहे चश्मा पहनने पर हत्या हो, चाहे घोड़ा खरीदने पर हत्या हो, लेकिन दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आम व्यक्ति छोड़िए, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जो अपमानजनक व्यवहार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे सुबह मैं एक मानवर कांसीराम साहब की एक वीडियो सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। उस वीडियो को जब मैं सुन रहा था तो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आई। उन्होंने भी कहा था कि जिस समाज की सामाजिक शक्ति कमजोर होती है उस समाज की राजनीतिक शक्ति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परपौत्र प्रकाश अम्बेडकर हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे साउथ के बीसी के पार्टी के तिरुमावलन जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या इस तरह के नीतीश जी सहित, स्टालिन जी सहित जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, मैं उन सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। इस समाज का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सिपाही होने के नाते, कि हमारे इतने सारे नेता होने के बावजूद और जनसंख्या में 88% होने के बावजूद हमारे लोगों के हक अधिकार के मुद्दे अभी भी पीछे क्यों हैं? अभी भी हमारी कोई सरकार अगर SC ST या OBC का रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करती है और विधानसभाओं में पास करती है और उसके बाद राज्यपाल उसको रोक के बैठ जाते हैं, तो देश में राज्यपालों के अंदर इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो कहां से आ रही है कि वो देश के संविधान के खिलाफ जाके अपनी मनमर्जी से किसी चीज को कैसे रोक सकते हैं? सरकार के किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजना उनको अधिकार है, लेकिन रोक के रखने का उनको अधिकार नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सामाजिक रूप से टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, हम अलग अलग पार्टी चला रहे हैं लेकिन सामाजिक कॉमन मुद्दे पे भी एकजुट नहीं हो रहे हैं? इस तरह की राजनीति से किसी को क्या हासिल हो जाने वाला है? कि पार्टियां आखिर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर इनको कॉमन मुद्दों पर एकजुट आने में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? ये कैसी राजनीति जो समाज को कमजोर होता देखकर समाज पे और पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी एकजुट होकर मजबूती से लड़ नहीं सकते? ऐसी विधानसभाओं में, राजनीति में प्रतिनिधित्व दे रहा हूं। सरकारी नौकरियों में जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सहित तमाम नौकरियों में ऊंचे ऊंचे पद पे जाने का प्रतिनिधित्व दे रहा हूं। तो अकेला मैं अगर ये हजारों साल की गुलामी तोड़ने में कामयाब हुआ तो जिस दिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जब विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे, या राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमारे लोग जो जाएंगे वो समाज की आवाज बनेंगे। जब वो सारे मिलकर समाज की अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे तो समाज को अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे, उनकी रक्षा हो पाएगी, कोई उनको
वायलेट नहीं कर पाएगा, कोई हमारे अधिकार को छीन नहीं पाएगा, तो फिर इतने सारे सांसद होने के बावजूद, सैकड़ों सांसद, हजारों विधायक और लाखों ऑफिसर होने के बावजूद भी हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म का खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? वो जुल्म खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कभी 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना, उसके बावजूद सरकारों की इतनी वोट लेने के बावजूद उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड के हिसाब से उनको प्लान फंड में एलोकेशन नहीं होता, और अगर होता है तो जो नॉन डाइवर्टेबल और नॉन लैप्सेबल होने के बावजूद वो लैप्स कैसे हो जाता है, डाइवर्ट कैसे हो जाता है, उस पर सरकारें संवैधानिक जिम्मेदारी से कैसे बच जाती हैं? और बचाने का मुख्य कारण यही है कि हम लोग, चाहे हमारे लोग किसी भी पार्टी में हों, लेकिन क्या सामाजिक मुद्दों पर, कॉमन मुद्दों पर क्या वो सारे मिल के आवाज नहीं उठा सकते? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि समाज चाहे कमजोर होता चला जाए, रिजर्वेशन लगातार खत्म होता जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से इसमें स्पेसिफिक लिखा होता है, जो लेटरल एंट्री से पोस्ट निकलती है जिसमें डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट निकलती है, उसमें क्लियर लिखा होता है कि इसमें SC ST OBC के लोग अप्लाई ना करें। एक मेरे पास सामने किस्सा आया, एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू था। जैसा कि आप जानते होंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंटरव्यूज होते हैं वो एक गवर्निंग बॉडी होती है और इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने के लिए। तो वहां एक प्रिंसिपल मेरे पास है, कॉलेज के प्रिंसिपल, दिल्ली के ही कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि एक वैकेंसी थी, जनरल की वैकेंसी थी, लेकिन उस पर जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए उनमें जो बेस्ट कैंडिडेट था, जिसका पढ़ाने का भी लंबा अनुभव था, 10 साल का करीब से था, लेकिन उस सब्जेक्ट पे उसकी इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि इंटरव्यू में उसका कोई मुकाबला न था। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैंने कहा कि भाई ये बेस्ट कैंडिडेट है, इसको चुन लो। तो जो बाकी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो रिजर्व से है, ये वैकेंसी तो जनरल की है, उससे कमजोर को चुन लेंगे। तो फिर मेरिट कहां गई? इसका मतलब साफ साफ 5% सीटें रिजर्व SC ST OBC के लिए हैं, बाकी 50.5% वो उसे जनरल कैटेगरी ना कहें बल्कि सीधा लिखें ये केवल स्वर्ण जातियों के लिए रिजर्व है, ऐसा कहें ना। ऐसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? आपके अंदर एकजुटता क्यों नहीं? सामाजिक मुद्दों को आप मिलकर क्यों नहीं उठा सकते? आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन सी राजनीति इसके आड़े आती है? और अगर वो इसके लिए राजी नहीं है, अगर वो हमारे लोगों के साथ इसी तरह उत्पीड़न होते देखते रहना चाहते हैं, अगर हमारे फंड को इसी तरह डाइवर्ट होता रहे और वो चुप्पी साधे रहेंगे, तो इसके खिलाफ तो हमें बोलना पड़ेगा। तो एक मुहिम की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं मिशन जय भीम के माध्यम से। हम तमाम बहुजन पार्टियों से, तमाम बहुजन नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे और उनसे हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाइए, आप उनकी सच्ची नुमाइंदगी कीजिए, उनको रिप्रेजेंट कीजिए और आप उनके मुद्दों पर ईमानदारी के साथ सामने आइए, वरना आप समाज के साथ धोखे करने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी और ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूं उपरोक्त मुद्दे पर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। सर, समस्या तो हर कोई जानता है, समाधान भी जानता है कि सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? होगा कैसे? मुझे लगता है कि समाज को नेताओं के हिसाब से नहीं बंटना चाहिए, समाज को सामाजिक मुद्दे पर मिलके नेताओं को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप इन मुद्दों पे या तो समाज साथ आए, और जो राजनेता सामाजिक मुद्दों पे एक साथ आने को तैयार नहीं है उसको बायकॉट करना चाहिए समाज को। फिर तो नेताओं की बजाय जो समाज है उसके बीच में जाके काम करना ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पे समाज के साथ सामने जाके काम करना पड़ेगा और हमने संकल्प किया है पूरे देश में जाकर, इस पूरे बहुजन समाज के बीच जाके हम लोग काम करेंगे, गांव गांव में नुक्कड़ मीटिंगें लेंगे और पूरे समाज को एकजुट करके इसके लिए तैयार करेंगे कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारी आवाज संसद और विधानसभा में नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज को जागरूक करके इतना मजबूती से एकजुट करना पड़ेगा ताकि हमारे राजनेता मजबूर हो जाएं। तो योजना क्या है आपकी? कब से शुरू कर रहे हैं और क्या क्या करेंगे? शुरू हम कर चुके हैं,
आपके माध्यम से सिर्फ आज जानकारी दे रहे हैं ताकि उन सब नेताओं के कानों तक ये बात पहुंच जाए, सारे बहुजन चैनल के माध्यम से ये बात पहुंच जाए कि अब या तो आप लोग सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाने के लिए तैयार हुई है, या तो समाज की आप वास्तविक आवाज बनिए, वरना आप संसद और विधानसभाओं से रिजाइन कीजिए। भविष्य में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको उनकी आवाज बनना पड़ेगा, और जो उनकी आवाज बनने को तैयार नहीं है, जो उनके मुद्दों को उठाने को तैयार नहीं है, जो समाजद्रोही बनना चाहते हैं, अब उनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज करेंगे और समाज के सामने उनका चेहरा ओपन करेंगे। तो आरक्षण से 131 सांसद चुन के आते हैं, उनके लिए भी कुछ मैसेज है आपके पास? ये उन सब के लिए मैसेज है जो चुन के आए हैं, उनके लिए भी, और जो चुन के आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो संसद में आने की तैयारी कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं, या विधानसभा में पहुंच चुके हैं आने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब को सामाजिक मुद्दों पर एकजुटता से आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी में हो। अगर वो समाज को ईमानदारी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज वो नहीं बन रहे हैं, अगर संसद विधानसभा में उनकी आवाज को नहीं उठा रहे हैं, अगर समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न और उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर उसके खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करके उनको भी जनता के सामने, पूरे समाज के सामने एक्सपोज करेंगे, ताकि ऐसे लोगों की राजनीति को खत्म किया जा सके। उनका असली चेहरा समाज के सामने अब लाना होगा, समय आ गया है, वरना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी और मान्यवर कांसीराम साहब की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। हमें ये आजादी जो मिली, 3000 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ी, ऐसी नहीं टूट गई। इसके लिए उन्होंने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाया है, उन्होंने अपनी पत्नी माता रमाबाई को जवानी में गंवाया है, और अपने पूरे जीवन को जला के हमें बिना औजार हथियार के अपनी बुद्धि और विवेक से हमें आजादी दिलाई है। ये रिप्रेजेंटेशन संसद में, विधानसभाओं में और सरकारी नौकरियों में हमें रिप्रेजेंटेशन दिलाया है। हमें तो प्राइवेट सेक्टर में भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेज में भी हिस्सेदारी चाहिए, जो कोई सरकार ना देने को तैयार है, और ना ही हमारे सांसद विधायक उसको उठा रहे हैं। आप बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? जब हमारी वोट से सरकारें बनती हैं तो हम अपने समाज के हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, और हम ऐसे नेताओं को एक्सपोज करेंगे। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? गठबंधन पर क्या राय है आपको? देखिए, ये मेरा स्पष्ट मत है, पूरे देश का वो पॉलिटिकल पार्टी और वो नेता जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान में आस्था रखते हैं, जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, जो देश के सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह बेचे जा रहे हैं और जिस तरह देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जिस तरह धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है और उस पर राजनीतिक चुप्पी है, ऐसे में इस संविधान की रक्षा के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। और उस विपक्ष की एकजुटता में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की होगी। इसमें बाधा बनेगा, इस एकजुटता में जो बाधा बनेगा उसको एक्सपोज किया जाएगा, और ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज करके ऐसे लोगों की दुकानदारी को बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।